नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, कौन सा विषय? क्या प्रकाश को मतलब लाइट को सचमुच गांठों में बांधा जा सकता है? अरे वाह, प्रकाश में गांठें। हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये लॉर्ड केल्विन के एक पुराने, काफी दिलचस्प विचार की याद दिलाता है। अच्छा, लॉर्ड केल्विन। हाँ, उन्होंने कभी सोचा था कि शायद परमाणु मतलब एटम वो ईथर नाम के एक मीडियम में बंधी हुई गांठें हों। ईथर वाला आइडिया, वो तो खैर। हाँ, वो ईथर का विचार तो गलत साबित हुआ, जाहिर है, लेकिन प्रकाश में गांठें बांधने का विचार वो आज भी वैज्ञानिकों को आप देखें तो काफी आकर्षित कर रहा है। और हमारे पास इस विषय पर कुछ अच्छे स्रोत भी हैं। कुछ तो हैं सैद्धांतिक शोध पत्र जो काफी तकनीकी हैं, और कुछ समाचार कवरेज भी हैं। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालकर समझें कि आखिर ये प्रकाश में गांठ बांधने का मतलब क्या है, क्या ये वाकई में संभव है, और अगर हाँ तो फिर कैसे? हाँ, ये आइडिया पहली बार सुनने में थोड़ा मतलब चौंकाता जरूर है। देखिए, यहाँ हम किसी रस्सी या धागे में गांठ लगाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और कह सकते हैं जटिल है। बात हो रही है प्रकाश की किरणों के अंदर बनने वाली जटिल 3D संरचनाओं की। अंदर? अंधेरे में या रोशनी में? खास तौर पर ये संरचनाएं प्रकाश के उन हिस्सों में बनती हैं जहां अंधेरा होता है। अंधेरा? प्रकाश में अंधेरा? हाँ, मतलब जहां प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस तरह काटती हैं कि वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती हैं, इंटरफेरेंस जिसे कहते हैं। अच्छा, इंटरफेरेंस पैटर्न। बिल्कुल, इन्हें इंटरफेरेंस लाइंस या कभी-कभी ऑप्टिकल वॉर्टिसेस भी कहा जाता है। और इन संरचनाओं को समझने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए गणित की एक खास शाखा है, नॉट थ्योरी। नॉट थ्योरी, गांठों का गणित। हाँ, गांठों का गणित। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम, जैसा कि हमारे एक स्रोत से बताया गया है, वो मार्क डेनिस और उनके सहयोगियों ने किया था। उन्होंने लेजर की अलग अलग किरणों मतलब मोड्स को एक दूसरे पर ओवरलैप किया, और जहां ये किरणें मिलीं वहां अंधेरे के पैटर्न बने, और इन्हीं अंधेरी रेखाओं ने जटिल गांठों जैसी संरचनाएं बनाई। अच्छा, तो ये अंधेरी रेखाएं ही गांठें बनाती हैं? एक तरह से हाँ। और इसे लैब में बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मतलब क्लेवर तरीका अपनाया। कंप्यूटर से चलने वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का इस्तेमाल करके एक होलोग्राम बनाया। होलोग्राम से? हाँ, इस होलोग्राम ने लेजर की रोशनी पर एक खास किस्म का फेज पैटर्न डाला, जिससे वो गांठदार अंधेरी रेखाएं बन गई। और इन बारीक संरचनाओं को साफ देखने के लिए फिर कंप्यूटर एल्गोरिदम भी इस्तेमाल हुए। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि सोचा भी गया और फिर प्रयोगों से ये दिखा भी दिया गया कि प्रकाश के अंधेरे हिस्सों में ऐसी गांठ जैसी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये गांठें मतलब टिकी रहती हैं, स्टेबल होती हैं? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या वे बनी रहती हैं या बनते ही समझिए खुल जाती हैं? ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है ना? सही कहा। और यहीं पर हमारे दूसरे स्रोत, खास करके केडिया और उनके सहयोगियों का काम महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, उनके जर्नल ऑफ फिजिक्स ए और फिजिकल रिव्यू लेटर्स वाले पेपर। हाँ, उनका काम खास तौर पर स्थायी गांठों की खोज पर ही केंद्रित है। तो चलिए इसी स्थायित्व वाले पहलू को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बताइए इसके बारे में। हाँ, ये स्टेबिलिटी वाला मुद्दा वाकई दिलचस्प है। जो स्रोत हमारे पास है वो नल फील्ड्स नाम की किसी चीज के बारे में बात करते हैं। नल फील्ड्स। ये नल फील्ड्स क्या चीज है, और प्रकाश की गांठों को समय के साथ बंधे रहने में इनकी क्या भूमिका है, जरा विस्तार से बताइए। जरूर। देखिए, नल फील्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की एक बहुत खास अवस्था है। हम जानते हैं कि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B होते हैं। हाँ, ई और बी फील्ड्स। नल फील्ड्स वो क्षेत्र होते हैं जहां ये दोनों क्षेत्र E और B हर बिंदु पर एक दूसरे के ठीक लंबवत होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। अच्छा, 90 डिग्री पर? हाँ, गणित में कहें तो E.B = 0, और साथ ही उनकी ताकत भी ठीक बराबर होती है, यानी E² = B²। बराबर ताकत और लंबवत, एक तरह का संतुलन। बिल्कुल, एक परफेक्ट संतुलन। ये नल कंडीशन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस नल अवस्था में होता है तो उसकी फील्ड लाइंस जो बल की दिशा बताती हैं। हाँ, वही, वो एक खास तरह से व्यवहार करती हैं। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, वे एक प्रवाह में बहते हुए अटूट लोचदार तंतुओं की तरह हो जाती हैं। अटूट लोचदार तंतु, अनब्रेकेबल इलास्टिक फिलामेंट्स। हाँ, बिल्कुल।
ये तंतु ऊर्जा के प्रवाह की दिशा, जिसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, उसके साथ बहते हैं बिना टूटे। अच्छा। जेफिज एक चित्र में इसे दिखाया भी गया है कि कैसे ये फील्ड लाइन समय के साथ प्रवाह के साथ चलती हैं, अपनी संरचना को बनाए रखती हैं। अच्छा, तो ये नल फील्ड्स इन गांठों को एक तरह से धागों की तरह पकड़ कर रखती हैं, जो ऊर्जा के प्रवाह के साथ बहते हैं, जैसे नदी में बहते धागे अपनी गांठ बनाए रखें। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। लेकिन स्रोतों में एक और शर्त का जिक्र है। कहा गया है कि ये ऊर्जा प्रवाह शेयर फ्री होना चाहिए। ये शेयर फ्री क्या मतलब हुआ? अच्छा सवाल है। देखिए, शेयर का मतलब होता है किसी चीज को इस तरह खींचना या मरोड़ना कि उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से चलें। जैसे कैंची से काटते वक्त होता है या ताश फेंकते वक्त? हाँ, कुछ वैसा ही, जिससे उसका आकार बिगड़ जाए। शेयर फ्री प्रवाह इसका ठीक उल्टा है। आप कल्पना कीजिए कि एकदम चिकनी कन्वेयर बेल्ट की ठीक है, वैसी आगे बढ़ेंगी। समझ गया। यही है शेयर फ्री प्रवाह। अब ये नल फील्ड्स और गांठों के लिए क्यों जरूरी है? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर ऊर्जा का प्रवाह यानी पॉइंटिंग वेक्टर शेयर फ्री नहीं होगा तो वो इन लोचदार तंतुओं यानी फील्ड लाइंस को असमान रूप से खींचेगा या मरोड़ेगा। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ई और बी क्षेत्रों का वो जो परफेक्ट संतुलन था ना, लंबवत और बराबर ताकत वाला नल कंडीशन। हाँ, वो नल कंडीशन बिगड़ जाएगी, टूट जाएगी। और अगर नल कंडीशन टूट गई तो वो अटूट तंतु वाली बात खत्म और गांठ की संरचना भी बिखर जाएगी। अरे, तो मतलब गांठ खुल जाएगी। बिल्कुल। तो केदिया और उनके सहयोगियों ने अपने 2018 के जे-फिजिस ए पत्र में यही महत्वपूर्ण बात साबित की। क्या साबित किया? कि एक शुरुआती नल फील्ड हमेशा नल और इसलिए गांठदार बना रहेगा अगर और केवल अगर उसका शुरुआती ऊर्जा प्रवाह शेयर फ्री हो। अगर और केवल अगर, मतलब ये दोनों तरफ से सच है। हाँ, ये एक तरह से स्थायी प्रकाश गांठें बनाने के लिए एक डिजाइन नियम बन गया, एक गोल्डन रूल। अच्छा, तो एक डिजाइन रूल मिल गया। हाँ, आपको न सिर्फ नल फील्ड बनाना है बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि उसका ऊर्जा प्रवाह शेयर फ्री हो। ठीक है, समझ गया। तो दो शर्तें हो गई, फील्ड नल होना चाहिए और उसका प्रवाह शेयर फ्री। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन वैज्ञानिक असल में ऐसी खास स्थितियां बनाते कैसे हैं लैब में? क्या स्रोतों में इसके तरीकों का जिक्र है? मतलब क्या कोई रेसिपी है इन गांठों को पकाने की? हाँ, बिल्कुल है। स्रोतों में मुख्य रूप से 2 गणितीय तरीकों का वर्णन है जिनसे ऐसी नल और शेयर फ्री फील्ड्स बनाई जा सकती हैं जिनमें गांठें हों। अच्छा, 2 तरीके हैं। हाँ, इन्हें समझने के लिए बहुत गहरे गणित में जाने की जरूरत नहीं, बस मूल विचार पकड़ते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझाइए। पहला तरीका कहलाता है बेटमैन की विधि। इसमें वैज्ञानिक 2 खास तरह के गणितीय फंक्शन चुनते हैं। फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स? हाँ, पर ये थोड़े ज्यादा जटिल होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्केलर पोटेंशियल कहते हैं इन्हें, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, ठीक है। ये फंक्शन एक जोड़ी की तरह काम करते हैं और इन्हें इस तरह चुना जाता है कि जब आप इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब ई और बी की गणना करते हैं तो वो अपने आप ही नल कंडीशन को पूरा करते हैं। अच्छा, मतलब ये फंक्शन ही गारंटी है कि फील्ड नल होगा? हाँ, एक तरह से ये अल्फा और बीटा फंक्शन एक तरह से डिजाइन ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। दिलचस्प है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका और भी दिलचस्प है क्योंकि ये सीधे नॉट थ्योरी से जुड़ा है। ओह, गांठों के गणित से? हाँ, केडिया और उनके सहयोगियों ने 2013 के फिजिकल रिव्यू लेटर्स वाले पत्र में दिखाया कि वे नॉट थ्योरी में इस्तेमाल होने वाले गणितीय तरीकों को सीधे प्रकाश क्षेत्र बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, गणितज्ञों ने पहले से ही गांठों का वर्णन करने के तरीके विकसित किए हैं, खासकर कुछ काल्पनिक सतहों पर, जैसे S³ नाम का एक 3D गोला। वैज्ञानिकों ने बड़ी चतुराई से इन्हीं गणितीय रेसिपीज को लिया और उनसे वो अल्फा और बीटा फंक्शन बनाए। अरे वाह, मतलब गणित की रेसिपी से प्रकाश की गांठ। हाँ, उदाहरण के लिए वे ऐसे फंक्शन चुन सकते हैं जो गणितीय रूप से एक खास प्रकार की गांठ जैसे PQ टॉरस नॉट को एनकोड करते हों। टॉरस नॉट, ये क्या होता है? टॉरस नॉट मतलब ऐसी गांठ जो एक डोनट, जिसे गणित में टॉरस कहते हैं, की सतह पर बनाई जा सके। जैसे P=3, Q=2 एक ट्रिफल नॉट बनाता है। ट्रिफल नॉट, वो 3 पत्ती वाली गांठ? हाँ, वही। तो इस तरह वे पहले से तय कर सकते हैं कि प्रकाश में किस आकार की गांठ बनानी है। कमाल है। मतलब आप चुन सकते हैं कि कौन सी गांठ बनानी है? हाँ,
ये दोनों ही तरीके अंततः नल और shear फ्री फील्ड्स बनाने में मदद करते हैं, जिसमें मनचाही गांठ की संरचना हो। वाह, ये तो सच में अद्भुत है। मतलब गणितीय फंक्शंस का इस्तेमाल करके न केवल गांठें बनाना संभव है, बल्कि ये भी तय किया जा सकता है कि कौन सी खास गांठ बनेगी। ये वाकई अविश्वसनीय रूप से जटिल लगता है ना? हाँ, गणित तो जटिल है। लेकिन परिणाम क्या है? क्या हमें सचमुच प्रकाश में दिखने वाली स्थायी गांठें मिलती हैं? वे असल में दिखती कैसी होंगी? स्रोतों में जो चित्र हैं वो शायद कुछ अंदाजा दे सकें। हाँ, जो परिणामी संरचनाएं गणितीय रूप से निकाली गई हैं, वो बहुत सुंदर और जटिल है। आप कल्पना कीजिए कि फील्ड लाइंस जो नल फील्ड में उन धागों की तरह हैं, हाँ, वो अटूट धागे। वो बंद लूप बना रही हैं। और ये लूप्स अकेले नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे के अंदर, जैसे नेस्टेड डोनट्स होते हैं ना, एक डोनट के अंदर दूसरा डोनट? हाँ, वैसी सतहों में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें नेस्टेड टोरी कहते हैं। इन डोनट जैसी सतहों के बिल्कुल केंद्र में, मतलब कोर में, जो फील्ड लाइंस होती हैं, वही असल गांठ का आकार बनाती हैं, जैसे कि ट्रेफॉइल नॉट या सिंकफॉइल नॉट। अच्छा, तो कोर में असली गांठ होती है। हाँ, और बाकी की फील्ड लाइंस इन कोर गांठों के चारों ओर उन डोनट सतहों पर लिपटी रहती हैं। तो ये एक पूरी 3D संरचना है। बाप रे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि चित्रों और गणनाओं से पता चलता है, क्योंकि ये नल और shear फ्री स्थितियों को पूरा करती हैं, इसलिए ये भविष्यवाणी की जाती है कि ये संरचनाएं समय के साथ स्थिर रहेंगी। मतलब अपनी गांठ बनाए रखेंगी। हाँ, अपनी गांठदार टोपोलॉजी यानी गांठ के आकार को बनाए रखेंगी। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हॉप्फियन कहलाता है, जिसमें 2 जुड़े हुए छल्ले होते हैं। अच्छा, हॉप्फियन। हाँ, ये असल में सबसे सरल टॉरस नॉट P = 1, Q = 1 का ही एक रूप है। वाकई आकर्षक नजारा होगा, एक दूसरे में लिपटे डोनट के अंदर प्रकाश की स्थायी गांठें। लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक लोकप्रिय विज्ञान स्रोत में मैंने स्वतः बनने वाली गांठों के बारे में भी कुछ पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस नॉट्स। वो इस पूरे तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है? क्या ये वही गांठें हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं? ये अच्छा सवाल है, और यहाँ एक जरूरी अंतर समझना होगा। बताइए। केडिया और उनके साथियों के पत्र, जिनकी हमने अभी इतनी विस्तार से चर्चा की, वे खास तौर पर विशिष्ट स्थायी गांठदार संरचनाओं जैसे टोरस नॉट्स को डिजाइन करने और बनाने पर केंद्रित हैं। मतलब इंजीनियरिंग की तरह? हाँ, बिल्कुल। वे दिखाते हैं कि आप कैसे गणितीय रूप से इन स्थायी गांठों को बना सकते हैं। दूसरी ओर, जो फिज ऑर्ग जैसे लेखों में शायद बात हो रही है, वो ऐसे शोध पर हो सकती है जो उन स्थितियों की खोज करता है जहां लेजर किरणों के अंदर गांठें अपने आप बन सकती हैं। अपने आप, बिना डिजाइन किए? हाँ, अगर कुछ पैरामीटर जैसे लेजर की तीव्रता या आकार सही हो, इन स्वतः बनने वाली गांठों के बनने की भविष्यवाणी शायद उतनी सटीक ना हो, और वे शायद उतनी स्थायी भी ना हो जितनी ये डिजाइन की गई गांठें। अच्छा, तो ये अलग हैं? हाँ, तो एक तरफ है इंजीनियर की तरह सावधानी से बनाई गई स्थायी गांठें, और दूसरी तरफ है प्रकृति में कुछ खास परिस्थितियों में अपने आप उभर आने वाली गांठें। यह दिखाता है कि वैज्ञानिक इस दिलचस्प विषय को कई अलग-अलग कोणों से देख रहे हैं। समझ गया। तो हम लॉर्ड केल्विन के उस पुराने लगभग काल्पनिक विचार से शुरू होकर अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वैज्ञानिक न केवल सैद्धांतिक रूप से साबित कर रहे हैं, बल्कि गणितीय रूप से ऐसी विधियां भी विकसित कर रहे हैं जिनसे पूरी तरह से प्रकाश से बनी जटिल स्थायी गांठों को डिजाइन किया जा सके। ये सब बहुत ही आश्चर्यजनक है तो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इस सब का क्या मतलब है? मतलब वैज्ञानिक इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या इसका कोई व्यावहारिक उपयोग भी है, ये सिर्फ दिमागी कसरत है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो मौलिक विज्ञान के स्तर पर है। इन अध्ययनों ने ये दिखाया है कि प्रकाश के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले जो मानक समीकरण है, मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल इक्वेशंस, उनके दायरे में भी बहुत जटिल और स्थिर संरचनाएं, जैसे ये गांठें मौजूद हो सकती हैं और बनी रह सकती हैं। ये हमें प्रकाश की प्रकृति, फील्ड थ्योरी, टोपोलॉजी और यहाँ तक कि द्रव गतिकी के बीच गहरे संबंधों की एक नई समझ देता है। वो नल फील्ड्स और shear फ्री फ्लो वाली बात? हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जहाँ तक व्यावहारिक अनुप्रयोगों की बात है, जैसा कि कुछ लेखों में इशारा किया गया है, भविष्य में उन्नत ऑप्टिक्स, लेजर तकनीक या शायद सूचना संचार में इनके कुछ उपयोग हो सकते हैं। सूचना संचार में?
कैसे? कल्पना कीजिए ऐसी लेजर बीम की जिसमें जानकारी उसकी गांठदार संरचना में एनकोड की गई हो। अरे वाह! हालांकि ये सब अभी बहुत बहुत शुरुआती दौर में है। फिलहाल मुख्य ध्यान इन अद्भुत संरचनाओं को समझने और बनाने पर है। हाँ, ये अब कल्पना को तो वाकई उड़ान देता है। प्रकाश को इस तरह से नियंत्रित करना और उसे ऐसी जटिल आकृतियां देना। ठीक है, हमारी ये गहन चर्चा अब समाप्त होने वाली है। चलने से पहले क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए इन स्रोतों के आधार पर कोई एक अंतिम विचार या सवाल छोड़ना चाहेंगी जिस पर वे सोच सकें? कुछ ऐसा जो इस बातचीत से उभरा हो? जरूर। एक विचार जो मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर करता है वो उन बेटमैन पोटेंशियल्स मतलब अल्फा और बीटा फंक्शन की भूमिका से जुड़ा है। हाँ, वो डिजाइन ब्लूप्रिंट वाले फंक्शन। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये खास थोड़े अमूर्त से दिखने वाले गणितीय फंक्शंस इन प्रकाश क्षेत्रों में गांठ की पूरी संरचना को एनकोड करते हैं, यानी तय करते हैं। अगर प्रकाश की ये जटिल गांठदार संरचनाएं इन गणितीय फंक्शन से इतनी गहराई से बंधी हैं, तो क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि स्पेस टाइम में प्रकाश स्वयं कैसे संरक्षित हो सकता है? इसे नियंत्रित करने वाली एक गहरी, शायद अब तक छिपी हुई गणितीय परत मौजूद है। छिपी हुई गणितीय परत? हाँ, क्या प्रकाश की अपनी एक अंदरूनी ज्यामिति है जो इन गांठों और इन फंक्शंस के जरिए हमारे सामने आ रही है? ये सोचना कि प्रकाश सिर्फ तरंग या कण नहीं बल्कि इतनी जटिल गणितीय संरचनाएं भी धारण कर सकता है, ये काफी रोमांचक है ना?